भारतीय इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसे आज भारत में भुला दिया गया है। महाराणा प्रताप के दादा श्री महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उस समय मेवाड़ में राजा राणा रायमल का राज हुआ करता था और उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम पृथ्वीराज, उनसे छोटे जयमल और सबसे छोटे बेटे का नाम संग्राम सिंह। ये तीनों भाई एक रोज अपने गुरु के आश्रम में थे। तभी गुरु बालक संग्राम सिंह के हाथ को देखकर एक भविष्यवाणी करते हैं। वे कहते हैं कि बहुत जल्द तू मेवाड़ का सम्राट बनेगा। तेरी तलवार की धार से सल्तनतें कांपेंगी। जहाँ तेरा ध्वज लहराएगा वहाँ शत्रु आसपास भी नहीं भटकेगा। गुरु की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर बड़े भाई हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये सिर्फ बातें हैं, मेवाड़ का सम्राट तो बड़ा बेटा ही बनेगा। इस पर बालक संग्राम सिंह ने कहा, भाई साहब, जिसकी ताकत उसकी सत्ता। पर देखते ही देखते गुरु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। वह बहुत बड़े योद्धा बनकर उभरे। अपने पूरे जीवन में वह बड़ी बड़ी रियासतों के बादशाहों से टकराते रहे, जैसे इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर। कहते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने 100 से भी अधिक युद्ध लड़े, जिसमें से 99 बार जीत हासिल की। केवल एक ही बार ऐसा हुआ कि वह विजय प्राप्त ना कर सके। इतने युद्ध लड़ने की वजह से उनके शरीर पर 80 से भी ज़्यादा घाव थे और अपनी एक कलाई, एक पैर और एक आँख गंवा चुके थे। इसके बावजूद भी अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए सेना के आगे खड़े होते थे। अपने दुश्मनों के लिए तो वे घायल शेर से भी बढ़कर थे। राणा सांगा पूरे भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का सपना देखते थे। जब भारत चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था, तब यह एक महान योद्धा बनकर उभरे, जिन्होंने सभी क्षत्रिय ताकतों को इकट्ठा किया, जिससे पश्चिम में मेवाड़ एक हिंदू राष्ट्र बन गया था। राणा सांगा की इस बढ़ती हुई ताकत ने सबको हैरान कर दिया था। इसी बढ़ती हुई ताकत का जवाब देते हुए साल 1517 में गुजरात के सुल्तान महमूद शाह ने राणा सांगा के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसमें राणा सांगा की फौज ने गुजरात के सुल्तान को धूल चटा दी। उन्होंने महमूद शाह को बंदी बनाकर मेवाड़ के जेल में बंद कर दिया था, जिसे देखकर सभी दंग रह गए थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी से भी जंग लड़ी और दोनों ही बार परास्त किया, पर इस जंग में उनके हाथ की एक कलाई और एक पैर जख्मी हो गया था। पर इसके बावजूद भी वे जंग लड़ने के लिए जाते रहे। साल 1526। अब भारत की परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी। दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत कायम हो गई थी, क्योंकि पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और धीरे धीरे हर दिशा में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी सेना बयाना के किले पर कब्जा जमाने में कामयाब होती है। मेवाड़ी सरदार भागता हुआ मेवाड़ पहुंचा और राणा को बाबर की इस बदमाशी की खबर देता है। वो बताता है कि काबुल से आई हुई सेना ने बयाना के द्वार पर कब्जा जमा लिया है और आपको युद्ध की चुनौती भेजी है। ये खबर सुनकर राणा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रह गई थी। उन्होंने सूचना मिलते ही जंग का ऐलान कर दिया। संपूर्ण राजपूताने में पाती पावन का संदेशा भिजवाया गया, जिससे सभी क्षत्रिय ताकतें एक हो गईं और निकल पड़े बयाना की तरफ। 21 फरवरी 1527
राणा सांगा सभी ताकतों को इकट्ठा करके बयाना के किले पर हमला बोल देते हैं। बाबर की सेना को चारों तरफ से घेर दिया जाता है और बयाना के किले पर एक बार फिर केसरी ध्वज लहराने लगा था। ये बाबर की सेना की पहली सबसे बड़ी हार थी। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि बाबर की सेना दोबारा मैदान में जाने से कांप रही थी। उन्होंने दोबारा युद्ध करने से मना कर दिया, जिसके बाद बाबर ने धर्म युद्ध यानी जिहाद का वास्ता देकर सेना को दोबारा इकट्ठा किया। बाबर समझ चुका था कि जब तक राणा सांगा जैसा वीर योद्धा है तब तक वह पूरे भारत पर कभी कब्जा नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने मेवाड़ से बड़ी जंग छिड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा को आगाह किया गया। उन्हें बताया गया कि एक बार फिर युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार उन्होंने रणभूमि में सबको एक सूत्र में बांधने की नीति अपनाई और देखते ही देखते सभी बड़ी ताकतें आपस में इकट्ठा होने लगीं। उनकी मदद करने के लिए मारवाड़ नरेश मालदेव ठाकुर ने युद्ध की रणनीति तय की। बूंदी बागड़ के उदय सिंह, अजमेर आमेर के पृथ्वीराज, बीकानेर के कल्याणमल और बड़ी बड़ी रियासतों के महाराजाओं और अफगानी सरदारों ने राणा सांगा की लीडरशिप में एकजुट होकर महान सेना का रूप धारण कर लिया था। बाबर को अपनी पिछली हार का डंक इतना चुभा कि इस बार युद्ध में उसने उस्मानिया पद्धति को इस्तेमाल करने का फैसला किया था। 16 मार्च 1527 कानवा का युद्ध। कानवा के मैदान में दुनिया ने ऐसा महायुद्ध देखा जिसने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया था। दोनों रियासतें आपस में टकराने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। भयानक शंखनाद के साथ युद्ध का ऐलान किया गया। बाबर की सेना के बीच में विशाल तोपें खड़ी थी और फिर एक बार उसकी सेना तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। जंगे मैदान में बाबर की तोपें राजपूत सेना पर भारी पड़ी। तभी राणा सांगा घोड़े पर सवार होकर सेनापतियों को उत्साहित करने के लिए वहां पहुंचते हैं कि तभी बाबर की सेना तीरों से उन पर हमला करना शुरू कर देती है। अचानक ही एक तीर उनको लग जाता है और वह घोड़े से नीचे गिरते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सरदारों की नज़र उन पर पड़ती है और वे राणा सांगा को बचाकर युद्ध के मैदान से बाहर ले आते हैं। राणा सांगा जैसे ही थोड़े कॉन्शियस होते हैं वैसे ही वे अपने सरदारों पर गरज उठे और कहते हैं कि उनके बिना युद्ध क्यों छोड़ दिया, मुझे वापस मैदान में ले चलो। गहरी चोटें और बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी वे वापस मैदान में जाना चाहते थे, मगर सरदारों ने किसी तरह उन्हें संभाला और दुश्मनों की कैद में न आने दिया। इसलिए वैकल्पी के मैदानों में ही ठहरते हैं, पर उनका शरीर जख्मों से भर चुका था कि तभी एक रात उनके जख्मों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनका देहांत हो जाता है। पर अपनी आखिरी सांस तक भी वह विदेशी ताकतों को देश से निकालने के बारे में ही सोचते रहे ताकि भारत की भूमि पर भगवा लहरा सकें। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा था कि अगर राणा सांगा जैसा एक और योद्धा उनके खानदान में होता तो मुगल सल्तनत भारत पर कभी कदम नहीं रख पाती। इतने बड़े हिंदू वीर को मैं नमन करता हूँ। उनके देहांत के बावजूद भी बाबर कभी मेवाड़ पर कब्जा न कर सका। साल 1530 में बाबर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके गुजर जाने के बाद बाबर का मकबरा बनाया जाता है जो कि काबुल के बागे बाबर में स्थित है, जिसे बाबर का बगीचा भी कहा जाता है। उसके गुजर जाने के बाद मुगल एम्पायर का नया बादशाह बना हुमायूं, जो कि बाबर का बड़ा बेटा था। और यहाँ मेवाड़ में राणा सांगा के बेटे राणा रतन सिंह ने गद्दी संभाली। उन्होंने अपने राज्य की 3 साल तक सेवा की और साल 1531 में गुजर गए थे। राणा रतन सिंह के बाद उनके छोटे भाई विक्रम आदित्य सिंह राज्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। साल 1535 जौहर। सरदार राणा सांगा के बेटे राणा विक्रम आदित्य मेवाड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं।
लेकिन कम अनुभव होने के कारण वह राणा सांगा जैसे सक्षम योद्धा नहीं बन सके थे और इसका फायदा उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया था। दिन रात किले की दीवारों पर तोपें बरस रही थीं। मेवाड़ बहुत बुरी परिस्थिति में आ चुका था। तभी राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगी गई। जब तक हुमायूं की मदद मेवाड़ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि किले की दीवारें अब टूटने लगी थीं और धीरे धीरे बहादुर शाह की सेना किले के अंदर दाखिल होने लगी थी। इस बीच राणा विक्रमादित्य भी शहीद हो जाते हैं और अब मेवाड़ की औरतों ने एक बार फिर अपने राजपूताना प्राइड, ऑनर और रेजिस्टेंस दिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके पास अब बस एक ही रास्ता बचा था। उस रात किले के अंदर एक विशाल अग्निकुंड जगमगा उठा। हजारों महिलाएं, बहनें, बेटियां सफ़ेद कपड़ों में अग्नि में कूदकर जौहर कर देती हैं, क्योंकि वे मानती थी कि अब अग्नि देवता ही उनके मान और मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। विशाल अग्नि ने दुश्मनों का साया तक उन पर नहीं पड़ने दिया और यही मेवाड़ का दूसरा जौहर था। इसके जवाब में राजपूतों के छोटे राज्य भी मैदान में उतर गए थे, अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर। मैदान में सिर्फ हर हर महादेव की गूंजें सुनाई दे रही थीं, पर कम संख्या में होने के कारण वे भी वापस नहीं लौट पाए। भले ही चित्तौड़गढ़ बहादुर शाह के कब्जे में आया, लेकिन असल में उसे कंकर पत्थर ही हासिल हुए, क्योंकि जिस मेवाड़ का सपना सजाए हुए था वह तो राजपूतों के बलिदानों से अमर हो चुका था।